वेलकम टू नर्सिंग इज एन एसटी। सो मेरे पास एक कमेंट आया था कि ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे आप वीडियो बनाइए। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो देखिए, ये टॉपिक से जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं। जब आपका प्रैक्टिकल होता है उस टाइम पे आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि बहुत से आर्टिकल्स होते हैं ओबीजी के, तो उन आर्टिकल्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। देन उन आर्टिकल्स के आपको यूजेस बताने होते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना होता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है एग्जामिनर को। देखिए, कुछ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो दोनों को ही जब हम यूज कर लेते हैं, आफ्टर यूज हमें सोप एंड वाटर से क्लीन करना होता है, वॉश करना होता है। आफ्टर दैट जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें हमें ऑटोक्लेविंग के लिए सेंड करना है। देन जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हमें ऑटोक्लेविंग के लिए नहीं भेजना है, क्योंकि ऑटोक्लेविंग से क्या होता है, उसमें स्टीमिंग होती है, हाई प्रेशर में स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ऑटोक्लेविंग में हीट के थ्रू शार्प इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करेंगे तो वो अपनी शार्पनेस खो देंगे एंड वो आर्टिकल्स जो है वो ब्लंट हो जाएंगे। दैट्स वाई हमें जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें साइडेक्स में रखना होता है आफ्टर वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स। पहले एक बात आती है लेंथ। सो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 23 to 75 सेंटीमीटर। जैसे आप सब लोग देख सकते हैं, इसकी जो लेंथ है वो होती है 23 to 75 सेंटीमीटर एंड इसे हम बोलते हैं स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है शाफ्ट आर थिन, ब्लेड्स फेनेस्ट्रेटेड। तो इसकी जो शाफ्ट होती है आप देख सकते हैं वो बिल्कुल थिन होती है एंड जो ब्लेड्स हैं देखिए इस तरीके से, जो इसके ब्लेड्स है वो फेनेस्ट्रेटेड होते हैं। फेनेस्ट्रेटेड मींस इसमें ओपनिंग प्रेजेंट होती है ब्लेड्स में। इस तरीके से देखो, आपको ओपनिंग नजर आ रही होगी, तो ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम बोल रहे हैं ब्लेड्स जो है वो फेनेस्ट्रेटेड है। ओके, हैज अ कैच लुक। देखिए इसका एक कैची लुक होता है, इट हैज अ कैच लुक, सो विच गिव फॉर्मनेस वाइल होल्डिंग एनी मटेरियल। तो इससे हम क्या क्या होल्ड कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, हमें किसी भी एरिया को क्लीन करना है, तो हम स्वैब को इससे होल्ड कर सकते हैं, या फिर हम इसमें स्पॉन्ज होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से इसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो सबसे पहले हमें पेरिनियल केयर देनी होती है, और पेरिनियल केयर देते समय भी हमें स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स का यूज करना होता है। ओके, नेक्स्ट है यूजेस फॉर क्लीनिंग द ऑपरेटिव फील्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर नॉर्मल डिलीवरी है या फिर सी सेक्शन है, फॉरसेप्स डिलीवरी है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन है, कोई भी प्रोसीजर है, तो हमें ऑपरेटिव फील्ड को, मींस जहां भी हमें इंसिजन देना है उस एरिया को हमें क्लीन करना होता है। तो वो भी हम स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट है यूज फॉर स्वाबिंग एंड पैकिंग एनी बॉडी कैविटी लाइक वेजाइना। तो बॉडी की कैविटीज होती हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस हुआ है एंड पेशेंट को एक कॉम्प्लिकेशन अराइज हो गई है जिसको हम बोलते हैं पीपीएचडी। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रही हूँ, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो कंप्लीटली आप बोल सकते हो रिमूव नहीं होता है यूट्राइन कैविटी से, जिसकी वजह से जो पेशेंट को है ब्लीडिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हैमरेज। तो उस समय पे हमें वेजाइनल पैकिंग करनी होती है, साथ ही साथ यूट्राइन पैकिंग करनी होती है। यूट्राइन कैविटी की भी पैकिंग करेंगे एंड वेजाइना की भी पैकिंग करनी होती है। तो पैकिंग जब हम करते हैं उस समय भी हमें स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स का यूज करना होता है। ओके, नेक्स्ट है यूज टू कैच सॉफ्ट ऑर्गन्स लाइक सर्विक्स इन प्रेगनेंसी। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम इसे सर्विक्स को भी इससे होल्ड कर सकते हैं, तो इसे हम तब भी यूज करते हैं। कैन बी सब्सटीट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ ओवम फॉरसेप्स। देखिए, अगर हमें पीपी कर रहे हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे हम बोलते हैं, उस समय क्या होता है, अगर ओवम फॉरसेप्स का एक सब्सटीट्यूट मानकर भी हम स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओवम फॉरसेप्स जो होती है वो इसी शेप की होती है, बट इसके जो एंड है वो जो ब्लेड्स है वो फेनेस्ट्रेटेड है, यहाँ ओपनिंग प्रेजेंट है, बट उसमें क्या होता है, ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती, जिससे जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसे हम इजिली रिमूव कर पाते हैं, उसे हम होल्ड कर सकते हैं, और एक सब्सटीट्यूट माना गया है इसे ओवम फॉरसेप्स का। तो ये तो थी स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। हीमोस्टेटिक फॉरसेप्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इससे ब्लीडिंग को अरेस्ट कर सकते हैं। आर्टरीज को कंप्रेस किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ कॉचर हीमोस्टेटिक फॉरसेप्स, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इससे क्या होता है, किसी भी हम आर्टरी को कंप्रेस कर सकते हैं और उससे क्या होगा, जो ब्लीडिंग है
उसका अरेस्ट हो जाएगा। ब्लीडिंग को अरेस्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉचर हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स। हीमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए इसे यूज किया जाता है। वेसल्स को सील करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को भी हम इससे क्लैम्प कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो हीमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ही इसे यूज किया जाता है, तभी इसके नाम के साथ जुड़ा है हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स। ओके, तो इसे हम बोलते हैं कोचर्स हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स। तो इस तरीके की दिखाई देती है कोचर हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स। फर्स्ट पॉइंट है अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट मेटल इंस्ट्रूमेंट। तो जैसा आप देख सकते हो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट मेटल इंस्ट्रूमेंट। इसे हम बोल रहे हैं कोचर फोर्सेप्स। ओके, हैज अ कैच लुक। जिस तरीके का स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स का लुक था, उसी तरीके का इसका लुक होता है। कैची लुक होता है, जैसे किसी भी चीज को हम होल्ड कर पाते हैं इससे। ओके, हैज अ कैची लुक टू ब्रिंग द ब्लेड्स टुगेदर फॉर लॉकिंग। और इसमें देखो क्या होता है, इससे इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। अगर हमें अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करना है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब न्यूबॉर्न है वो डिलीवर हो चुका होता है, उस टाइम पे क्या होता है, उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो प्लेसेंटा से कनेक्ट होती है। तो उस समय भी हमें कोचर हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स का यूज करना होता है अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए। और आप देख सकते हो इसका जो डिस्टल एंड है वो थोड़ा सा कर्व्ड है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो डिस्टल एंड है थोड़ा सा आपको कर्व्ड मिलेगा। इससे क्या होता है, ग्रिप बन जाती है और यहां से हम इसे लॉक कर पाते हैं इस तरीके से। तो लॉक कर हम इसे इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिंगल टूथ एट डिस्टल एंड। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल टूथ होता है इसका डिस्टल एंड पे इस तरीके का, एंड यूज टू कैच द एजेस ऑफ इंसिजन while suturing skin। suturing मतलब आप नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप बोलो, suturing मीन्स होता है स्टिचेस। तो जब हम स्टिचेस लगा रहे होते हैं इसके दौरान इंसिजन के एजेस को हम इसे होल्ड कर सकते हैं और इससे क्या होगा, हम इजीली सूचरिंग का प्रोसेस कर पाएंगे। तो उस समय भी कोचर हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स यूज होती है। लास्ट पॉइंट इज यूज टू क्लैम्प द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को जैसे मैंने आपको बताया क्लैम्प करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक बार को क्लैम्प करना क्यों जरूरी है, पहले कॉर्ड को क्लैम्प करते हैं, आफ्टर दैट कॉर्ड को हम कट करते हैं। तो पहले क्लैम्प इसलिए करते हैं ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है प्लेसेंटा से जो न्यूबॉर्न को मिल रहा है वहां पर ही स्टॉप हो जाए, स्टॉपेज के लिए। और ये जो इसके टूथ डिस्टल एंड यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, ये स्लिपेज को अवॉइड करने के लिए दिए गए हैं, ताकि जो इस फोर्सेप्स की जो ग्रिप है वो बनी रहे। ओके, सो इसे अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए भी यूज किया जाता है। और मैं न्यूबॉर्न वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि जब जो फीटस होता है, जो यूट्राइन कैविटी में होता है, तब हम उसे फीटस बोलते हैं। जब वो डिलीवर हो जाता है तब हम उसे न्यूबॉर्न बोलते हैं। ओके, या फिर न्योनेट बोलते हैं। ओके, तो न्योनेट के लिए हम इसे यूज करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाए। आफ्टर दैट हम उसे कट कर देते हैं। ओके, तो ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कोचर हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की और बढ़ते हैं, जो कि है सिम्स स्पैकुलम या फिर वेजाइनल स्पैकुलम। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सिम्स स्पैकुलम। वेजाइनल स्पैकुलम जिसे बोलते हैं, ये डबल ब्लेडेड है। जिस तरीके से आप देख सकते हो इसमें डबल ब्लेड प्रेजेंट है। ओके, तो डिफरेंट साइजेस के हैं ये ब्लेड। तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ वेजाइना हम इसे यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मॉडरेटली हैवी मेटल इंस्ट्रूमेंट। ये एक मॉडरेटली हैवी मेटल इंस्ट्रूमेंट है। मॉडरेटली हैवी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा भी हैवी नहीं है, बट मॉडरेट हैवी आप बोल सकते हो इसको। इट हैज टू थिक ब्लेड्स ऑफ अनइक्वल ब्रेथ। ब्रेथ मतलब जैसे नहीं पता है, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। तो टू थिक ब्लेड्स होते हैं इसमें जिस तरीके से, और ये ब्लंट होते हैं ब्लेड्स, बिल्कुल भी शार्पनेस इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये बिल्कुल ब्लंट होते हैं। So it has two thick blades of unequal breadth to facilitate introduction according to size of vagina। जैसे the size of vagina हम यूज करते हैं। and next is used in DNC and DNE procedure। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो वेजाइनल स्पेकुलम है, सिम्स स्पेकुलम जिसे हम बोल रहे हैं, इसे हम वेजाइनल या फिर सर्विक्स की इंस्पेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। एंड ये बहुत से प्रोसीजर्स, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में भी इसका यूज होता है एंड डिलीवरी के टाइम पे भी इसका यूज होता है। ओके, एंड जैसे मैंने आपको यहाँ प्रोसीजर्स बताए हैं DNC। ओके, D and C डायलेशन एंड क्यूरेटेज, D and E डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। डायलेशन एंड क्यूरेटेज का प्रोसीजर जब किया जाता है जब इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो गया है, मींस जो कुछ टिश्यूज है कंसेप्शन के वो रिटेनिंग है यूट्राइन कैविटी में, तो उस समय हम क्यूरेटेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूरेट।
हम क्यूरेटेज करते हैं। एंड अगर है मैं डी एंड ई की बात करूं, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन की अगर मैं बात करूं, तो ये जैसे हमें एमटीपी करनी है या फिर मिस्ड अबॉर्शन है या फिर हमें एमटीपी करनी है, तो उस टाइम पे हम ये प्रोसीजर जो है वो कंडक्ट करते हैं। एंड डी एंड ई का जो प्रोसीजर है ये होता है 1 स्टेज ऑपरेशन भी होता है, 2 स्टेज ऑपरेशन भी होता है डी एंड ई में। 1 स्टेज ऑपरेशन में तो क्या होता है, अगर एमटीपी का केस है तो क्या होता है 1 स्टेज में ही ऑपरेशन कर दिया जाता है, डायलेशन इवैक्यूएशन का प्रोसीजर। तो कुछ डायलेटर्स भी आते हैं जिनकी हेल्प से हम सर्विक्स को डायलेट कर सकते हैं। अगर प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन है, जैसे मैंने आपको 2 टर्मिनोलॉजी पहले भी बताई थी, प्राइमरी एंड मल्टी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है, प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन हम उसे बोलते हैं जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। मल्टी ग्रेविडा हम उसे बोलते हैं जो कि 1 और मोर टाइम्स प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो अगर प्राइमरी ग्रेविडा की बात करें तो सर्विक्स बिल्कुल ही ना के बराबर ओपन होती है, क्लोज रहती है सर्विक्स, तो उसे हमें ओपन करना होता है। ओपन करने के लिए हम डायलेटर्स का यूज करते हैं। तो डायलेटर्स मेरे पास है नहीं दिखाने के लिए, तो मैं आपको इमेज शो कर दूंगी डायलेटर्स किस तरीके से दिखते हैं। तो डायलेटर्स का यूज करके हम डायलेट करते हैं। तो वो तो होता है 2 स्टेज ऑपरेशन में। जो 1 स्टेज ऑपरेशन की जो मैं बात कर रही हूँ उसमें डायलेशन भी कर दी जाती है, साथ ही साथ इवैक्यूएशन का प्रोसीजर हो जाता है। मींस जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का उसे रिमूव कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ओवम फोर्सेप्स। तो ओवम फोर्सेप्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे फर्दर। ओवम फोर्सेप्स का जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है तो वो भी हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं। तो डी एंड ई का अगर आप प्रोसीजर की वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी डी एंड ई की रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट है यूज फॉर टेकिंग बायोप्सी ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, इसे हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए भी यूज करते हैं। अगर हमें सर्विक्स को इंस्पेक्ट करना है या फिर हमें सर्विक्स से कुछ बायोप्सी लेनी है, कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, उसके लिए भी हम वेजाइनल स्पैकुलम का यूज करते हैं, सिम स्पैकुलम का यूज करते हैं। तो देखिए ये जो स्पैकुलम है ना, ये मैनुअल भी होते हैं एंड सेल्फ रिटेनिंग भी होते हैं। तो ये तो है मैनुअल, एक होता है सेल्फ रिटेनिंग, तो उसके बारे में भी मैं आपको स्टडी कराऊंगी फर्दर। तो नेक्स्ट है यूज फॉर ऑपरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना इन लिथोटमी पोजीशन। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं तब भी हम इसका यूज करते हैं वेजाइना सर्विक्स को इंस्पेक्ट करने के लिए कि सर्विक्स की ओपनिंग कितनी हुई है और जो डिलीवरी जो लेबर है वो कितनी प्रोग्रेस हुई है, उस समय भी हम सिम स्पैकुलम का यूज करते हैं। और इसे सर्विक्स के ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी का ऑपरेशन है, सर्विक्स की कोई सर्जरी करनी है, तो उस समय भी इंस्पेक्शन के लिए हम इसे यूज करते हैं। एंड यूज टू विजुअलाइज एनी इंजर्ड साइड ऑन द सर्विक्स और वेजाइना। अगर कोई भी इंजरी हो गई है पेशेंट को जेनाइटल ट्रैक्ट में, सर्विक्स में या फिर वेजाइना में, तो उस समय भी हम सिम स्पैकुलम का यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं जरूर क्लियर आउट करूंगी। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की ओर बढ़ते हैं। ताकि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं गस्कोस बायोवोल्ट स्पैकुलम। तो जिस तरीके से मैंने आपको सिम स्पैकुलम दिखाया था, ये उसी तरीके का होता है, आप इमेज में देख सकते हैं। और ये मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आपको शो कर रही हूँ, इस तरीके का होता है। एंड सेल्फ रिटेनिंग स्पैकुलम विद स्पेशल स्क्रू मैनेजमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के होते हैं, एक मैनुअल होता है, सेल्फ रिटेनिंग होता है। तो ये वाला जो है ये सेल्फ रिटेनिंग है। इसे आप मतलब अगर कोई भी असिस्टेंट आपके पास नहीं है तो उस टाइम पे भी अगर आपको आईयूडी इंसर्ट करना है, जैसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की मैं बात कर रही हूँ, कोपर्टी जिसे बोलते हैं, अगर वो इंसर्ट करनी है पेशेंट में तो तब भी आप कर सकते हैं इजिली विद द हेल्प ऑफ दिस गस्कोस बायोवोल्ट स्पैकुलम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक स्क्रू प्रेजेंट होता है। तो जितना हमें ओपनिंग चाहिए, डिजायर्ड ओपनिंग जितने भी हमें चाहिए है तो वो हम इससे इजिली कर पाते हैं विद हेल्प ऑफ दिस स्क्रू। अगर हमें ओपनिंग जो है वो कम चाहिए देन हम स्क्रू को लूज करके अंदर हम इसे टाइट कर देंगे डिजायर्ड ओपनिंग तक। तो इस तरीके से इसे यूज किया जाता है। इसे हम बोलते हैं सेल्फ रिटेनिंग स्पैकुलम, जिसे हम बोल रहे हैं। इसका एक अनदर नेम है गस्कोस बायोवोल्ट स्पैकुलम। ओके, और इसे भी इसके जो यूजेस हैं वो वही रहेंगे जैसे कि सिम स्पैकुलम के हैं। जैसे हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए इसे यूज कर सकते हैं। पैप स्मीयर में भी हम इसे यूज करते हैं। अगर कोई प्रोसीजर हमें पैप स्मीयर का करना है तब भी हम इसका यूज करते हैं। एंड कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। वेजाइना सर्विक्स की इंस्पेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की ओर बढ़ते हैं जो कि है यूट्राइन साउंड। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है यूट्राइन साउंड, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं एंड मेरे पास भी अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंट। इसे हम बोलते हैं यूट्राइन साउंड। ओके,
सो इट इज अ सिलेंडर मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट। तो एक सिलेंडर शेप का है, जैसे आप देख सकते हो यहां से थोड़ा सा कर्व है, इसमें कर्व प्रेजेंट है, एंड यहां से कैसा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ओके, एंड इट हैज अ पॉइंटेड टिप एंड अ ब्रॉड हैंडल। तो इसका जो हैंडल है वो ब्रॉड है, थोड़ा सा चौड़ा है, एंड इसके जो एंड है वो थोड़ा सा पॉइंटेड है, आप देख पा रहे हैं, एंड जो है वो पॉइंटेड होता है। नाम तो इसका यूट्राइन साउंड, बट इसका नेम जैसा साउंड कर रहा है यूट्राइन साउंड, तो असल में यूट्राइन की साउंड सुनने के लिए नहीं होता है, ये होता है लेंथ के लिए। यूट्राइन कैविटी जो होती है उसकी लेंथ का पता लगाने के लिए, जैसे हम डीएनसी का प्रोसीजर करते हैं, डीएनई का प्रोसीजर करते हैं, उस टाइम पे हमें यूट्राइन कैविटी की लेंथ का नहीं पता होता है। तो यूट्राइन कैविटी की लेंथ है वो हर एक वुमेन में वेरी करती है, तो दैट्स वाई हमें इसका यूज करना होता है यूट्राइन कैविटी की लेंथ को पता लगाने के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूट्राइन साउंड। इसका जो नाम है वो है यूट्राइन साउंड। ओके, तो जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट कैन बी यूज्ड एज अ फर्स्ट डायलेटर टू डायलेट द सर्विक्स। तो इसे फर्स्ट डायलेटर बोला जाता है। अगर हम एमटीपी कर रहे हैं, एमटीपी में भी हम इसे यूज करते हैं। वेजाइनल स्पैकुलम पहले इंसर्ट किया जाता है, आफ्टर दैट हम इससे पता लगा सकते हैं कि यूट्राइन कैविटी की लेंथ कितनी है। इसके ऊपर मेजरमेंट्स दी होती हैं, आप देख सकते हो 4, 5, 6 इस तरीके से। देखो आपको अगर दिखाई दे रहा हो, अगर कैमरा फोकस कर ले तो कुछ मेजरमेंट्स आपको दिखाई दे रही है, तो इन मेजरमेंट्स के थ्रू हम लेंथ का पता लगा सकते हैं। एंड जितनी, जैसे मान लीजिए यहाँ 6 लिखा है, तो अगर हमने मेजर किया 6 या फिर 7, तो इतना ही हम जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है तो वो इतने लेंथ में ही हम इंसर्ट करेंगे कैविटी में। ओके, सो नेक्स्ट इट इज यूज्ड टू नोट द पोजीशन ऑफ यूट्रस, टू मेजर द लेंथ ऑफ यूट्राइन कैविटी प्रायर टू डीएनई प्रोसीजर। जैसे मैंने आपको बताया डायलेशन इवैक्यूएशन का प्रोसीजर होता है, मींस पहले तो सर्विक्स को डायलेट किया जाता है एंड देन जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसे इवैक्यूएट कर दिया जाता है, या फिर डायलेशन डी&सी का प्रोसीजर, डायलेशन क्यूरेटेज, उसमें क्यूरेट की हेल्प से प्रोसीजर जो है वो कंडक्ट किया जाता है। उसमें अगर जैसे कि उसकी जो इंडिकेशन होती है वो होती है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अगर अबॉर्शन इनकम्प्लीट हुआ है देन हम डी&सी करते हैं। ओके, और ये देखिए जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बताया कि फर्स्ट डायलेटर है, जैसे ही ये यूट्राइन कैविटी में इंसर्ट होगा, सर्विक्स तो ओपन है ही नहीं, अगर प्राइमरी ग्रेविड है सर्विक्स तो बिल्कुल भी डायलेटेड नहीं है, तो एज अ फर्स्ट डायलेटर इसे यूज किया जाता है, क्योंकि हम इसे यूट्राइन कैविटी में इंसर्ट करेंगे तो सर्विक्स से होता हुआ ही है यूट्राइन कैविटी तक जाएगा, तो इसे फर्स्ट डायलेटर भी बोला जाता है। वैसे बहुत से साइजेस के डायलेटर्स आते हैं, मैं आपको शो कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। है वीडियो का पार्ट 1। तो आज हमने किया ऑब्स्टेटिक इन गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स था इस वीडियो का पार्ट 1। तो ये जो टॉपिक है इसे एक ही वीडियो में क्लियर नहीं किया जा सकता है, तो इसके अभी 2 to 3 पार्ट्स और बनाएंगे। एंड अगर आपको आज की वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।